सोचो क्या होगा अगर अचानक तुम टाइम ट्रैवल करके 600 साल पहले चले जाओ। कभी सोचा है? एक आदमी पैदा हुआ 1971 में, लेकिन मर गया 600 साल पहले 1382 में। ये कैसे मुमकिन है? हेलो और वेलकम टू एसटी स्टोरी। एक दिन जब जमीन खोदी जा रही थी तो ऐसी एक खुदी हुई मूर्ति मिली। उस मूर्ति का एक कान कटा हुआ था। मूर्ति 600 साल पुरानी थी। बिल्कुल सही। इसके बाद ऐसी एक टाइम मशीन का पता चला जिससे लोग गुप्त रूप से टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। आज की दुनिया में तुम्हारे मेरे जैसे आम लोग भी एक आसान तरीके से टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। और वही एक कान कटी मूर्ति कहानी में ऐसा ट्विस्ट लाएगी जो इसे एक बेहतरीन साई-फाई थ्रिलर एडवेंचर मूवी बना देगा। डिस्टोरी प्रेजेंस टाइमलाइन फिल्म की शुरुआत होती है। दिखाया जाता है कि वह आदमी जंगल के बीच से भागता हुआ आ रहा है और घोड़े की पीठ पर अंग्रेज सैनिक की वर्दी पहने कोई उसका पीछा कर रहा है। भागते भागते आखिरकार वह सैनिक उसे पकड़ लेता है और तलवार से घायल कर देता है। ठीक उसी समय वह आदमी उस जंगल से अचानक गायब हो जाता है और शहर की इस सुनसान सड़क के बीच अचानक वह आदमी आ गिरता है। सामने से एक कार आ रही थी और वह आदमी कार के सामने आ जाता है। कार में बैठे व्यक्ति किसी तरह ब्रेक लगाकर खुद को संभालता है और उस अजीब घायल आदमी को अस्पताल ले जाता है। बहुत कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सकता। हालांकि अस्पताल के डॉक्टर एक अजीब चीज नोटिस करते हैं। जब उस आदमी के शरीर का स्कैन किया गया तो देखा गया कि उसके शरीर के कुछ अंग सही सलामत नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर को अंदर से किसी ने काटकर टुकड़ों में बांट दिया हो और फिर गोंद से जोड़ दिया हो। हैरानी की बात है कि असलियत में ऐसा होना संभव नहीं है। मरने से पहले वह आदमी सिर्फ एक शब्द ही बोल पाया था। उसने जो शब्द कहा था वह था कैसल गार्ड। यह एक जगह का नाम है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि मरने से पहले लोग आमतौर पर अपने करीबी या प्रियजनों का नाम लेते हैं, लेकिन उस आदमी ने इस जगह का नाम क्यों लिया? मरने से पहले जो भी हो, यहाँ देखा गया कि उस आदमी के पास कोई फोन या अन्य पहचान पत्र नहीं था। सिर्फ उसकी हड्डियों के बीच एक अजीब सा दिखने वाला लॉकेट था। उस लॉकेट के ऊपर लिखा था ईटी की। अस्पताल से जानकारी लेकर ईटी की नाम की कंपनी को ढूंढा गया ताकि उस आदमी की मौत की खबर दी जा सके। क्योंकि उस आदमी की कोई पहचान नहीं मिली थी, इसलिए उसकी लाश को किसी न किसी जगह तो भेजना ही था। इसलिए उसी कंपनी में फोन किया गया जिसका लॉकेट उसकी गर्दन में था। वहां से पता चला कि उस आदमी का नाम विंस टॉप है और आईटीसी कंपनी से यह भी पता चला कि वह आदमी कुछ दिन पहले लापता हो गया था। विंस का कोई परिवार नहीं था, इसलिए उस कंपनी के गॉर्डन नाम के एक आदमी को भेजा गया विंस की लाश को लेने के लिए। ठीक उसी समय गॉर्डन के पास कंपनी से एक फोन आता है। गॉर्डन को लोग दबे स्वर में कहते हैं कि जो भी करना है बहुत सावधानी से करना। विंस की सारी एक्सरे और स्कैन रिपोर्ट्स और उसकी लाश को जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आओ। याद रखना, अगर एक बार सब कुछ सबको पता चल गया तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। क्या? मैं आदमी को छूने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बीच पता चला कि कैसल गार्ड नाम की सच में एक जगह थी। ब्रिटिश और फ्रांसीसी युद्ध के दौरान 1357 में अंग्रेजों ने सबसे पहले कैसल गार्ड नामक छोटे से शहर पर कब्जा किया और धीरे धीरे वे ला रोग नामक इन शाही महलों की ओर बढ़े। वहीं अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच लंबा युद्ध हुआ। ठीक उसी समय अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेनापति और नॉट अर्नोट की बहन, जिसका नाम लेडी क्लेयर था, उसे सबके सामने फांसी पर लटका दिया। और फांसी इतनी निर्मम थी कि फ्रांसीसी सेना यह देखकर डर के मारे पीछे हट गई। लेकिन इस घटना ने फ्रांसीसियों को और भी ज्यादा क्रोधित कर दिया और उसी जोश में फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जीत लिया। यह पूरी घटना प्रोफेसर एडवर्ड जॉनस्टन के एक छात्र की है जिसका नाम मारेक है। पेशे से वह एक पुरातत्वविद है, यानी वे लोग जो सैकड़ों या हजारों साल पहले जमीन के नीचे दबे पुराने सामानों की खुदाई करके उन पर शोध करते हैं। तो यह घटना वे अपने छात्रों को पढ़ा रहे थे। प्रोफेसर एडवर्ड के एक और जूनियर छात्र थे जिनका नाम था केट। गेट ला रॉक के उस महल को खोजने के लिए वे तरह तरह की गुफाओं और जमीन के नीचे मौजूद सुरंगों में खुदाई कर रहे हैं। देखा जाता है कि मारेक खुदाई करते हुए एक अजीब चीज खोज निकालता है। उस समय के राजाओं की कब्रों पर पत्थर की आकृति उकेरी जाती थी, उसी तरह वह एक आकृति खोजता है। लेकिन अजीब बात यह है कि वह राजा की आकृति बनी हुई है। उस राजा के एक कान नहीं थे और मरने के बाद भी वह अपनी कब्र में अपनी पत्नी का हाथ पकड़े हुए था। देखा जाता है कि प्रोफेसर का एक बेटा था जिसका नाम क्रिस था। क्रिस गेट से प्यार करता था, लेकिन कभी भी यह बात जुबान पर नहीं ला पाता था। क्रिस के पिता को गेट उतना पसंद नहीं था, फिर भी क्रिस बार बार अपने पिता के पास लौट आता था।
अगले दिन एक अजीब घटना घटती है। लगभग 600 सालों से बंद पड़ी हुई एक गुफा का पता चलता है। ये गुफाएं इतनी पुरानी होती हैं कि इन्हें ज्यादा देर तक खुला नहीं रखा जा सकता। इसीलिए गुफा के अंदर से जो भी चीजें इकट्ठा करनी हो उन्हें जल्दी जल्दी करना पड़ता है। ग्रेटर मार्क को कमर में रस्सी बांधकर नीचे उतरते हुए देखा जाता है और नीचे तरह तरह की चीजें दिखाई देती हैं। चमड़े में लिपटे कुछ कागजात और पास की दीवार पर उकेरा गया एक क्षतिग्रस्त मानचित्र मिलता है। कुछ ही देर में उस गुफा के अंदर धंसाव शुरू हो जाता है। वे भागकर गुफा से बाहर निकलने की जल्दी करने लगते हैं। ठीक उसी समय वहां मार्क भी पहुंचता है। वे वहां एक चश्मे का फ्रेम पड़ा हुआ देखते हैं, जो एक अजीब बात है। उनकी टीम में एक भौतिक विज्ञानी थे जिनका नाम यश था। उन्होंने जांच कर बताया कि यह चश्मे का फ्रेम आधुनिक युग में बना है, लेकिन यह गुफा 18वीं सदी में बनाई गई थी। इतने साल पुराने गुफा में आधुनिक युग का चश्मा कैसे आ गया? इसके अलावा जो कागजात उन्होंने गुफा के अंदर पाए थे, जब उन्होंने उन कागजातों को ध्यान से जांचा तो एक अजीब चीज उनकी नजर में आई। वह क्या थी? वह थी प्रोफेसर एडवर्ड द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी, और चिट्ठी के नीचे उनका हस्ताक्षर था। साथ ही तारीख के तौर पर लिखा था 42,13,157 साल। 1357 साल। ये बहुत ही अजीब था, क्योंकि प्रोफेसर तो आज के समय के इंसान हैं, तो फिर 1357 साल क्यों लिखा हुआ था? कार्बन डेटिंग नामक एक विधि है जिसकी मदद से किसी भी चीज की उम्र कितनी है ये बताया जा सकता है। जिस स्याही का इस्तेमाल करके वह लिखा गया था, उसकी कार्बन डेटिंग करने पर पता चलता है कि वह स्याही 600 साल पुरानी है। यह बात सबके दिमाग में घूमने लगती है कि प्रोफेसर तेरोश 57 साल से कैसे चिट्ठी लिख सकते हैं, और उस चश्मे के शीशे की जो पावर है वह प्रोफेसर के चश्मे के शीशे की पावर से मेल खाती है। कोई भी यह समझ नहीं पा रहा है कि प्रोफेसर तो 2 दिन पहले तक उनके साथ ही थे। अचानक वह 600 साल पहले के समय में कैसे चले गए, और 600 साल पुराने समय से वे उनसे मदद कैसे मांग रहे हैं? आईटीसी नाम की जो कंपनी उनके इस कैसल गार्ड में खुदाई के लिए पैसे देकर मदद कर रही थी, उनसे वे संपर्क करते हैं। ये वही आईटीसी कंपनी थी जिसके कर्मचारी विंडस थे, जिन्हें फिल्म की शुरुआत में देखा गया था। जब वे आईटीसी कंपनी से संपर्क करते हैं तो वे कोई खास ध्यान नहीं देते। इस पर क्रिस कहता है, अगर मुझे अपने पिता का पता नहीं चला तो मैं पुलिस में जाऊंगा। तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुमने जानबूझकर हमें कैसल गार्ड की उसी पुरानी गुफा में खुदाई करने के लिए क्यों कहा था? गोवा के रहस्य में क्या है? आईटीसी कंपनी के प्रमुख, जिनका नाम डनिगर है, आखिरकार कोई और रास्ता न देखकर अपना पर्सनल प्लेन भेजते हैं और उन्हें न्यू मैक्सिको ले जाते हैं। वहां जाकर वे स्टीवन केमर से सुनते हैं कि डनिगर ने ही सबसे पहले वर्महोल की खोज की थी। वर्महोल क्या है? वर्महोल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत के अनुसार वर्महोल एक ऐसा रास्ता है जिससे समय यात्रा करना संभव हो जाता है। लेकिन केवल वर्महोल की खोज से ही काम नहीं बना। डनिगर और स्टीवन ने मिलकर उन्नत तकनीक की मदद से एक खास टाइम ट्रैवल मशीन बनाई, जिससे किसी भी इंसान को वर्महोल के जरिए अतीत में भेजा जा सकता है। यह सुनकर यश चौंक कर पूछता है, यह कैसे संभव है? वर्महोल तो बेहद शक्तिशाली होते हैं और वहां से एक पूरे इंसान को अतीत में भेजना असंभव है। डनिगर कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, एक पूरा इंसान वहां से नहीं भेजा जा सकता। लेकिन अगर किसी इंसान के शरीर को करोड़ों करोड़ों सूक्ष्म कणों में बदल दिया जाए, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, तो उस रूप में आसानी से अतीत में भेजा जा सकता है। तुम्हारे प्रोफेसर, जिनके लापता होने का इल्जाम तुम हम पर लगा रहे हो, वे खुद अपनी इच्छा से ही हमारे टाइम मशीन की मदद से टाइम ट्रैवल कर गए हैं, और वहां जाने के बाद अगर 6 घंटे के भीतर वापस नहीं आया जाए तो वह व्यक्ति वहीं फंस जाता है। तुम्हारे प्रोफेसर 6 घंटे बीत जाने के बाद भी वहां से वापस नहीं आ सके, इसलिए अब उन्हें वापस लाने का कोई और तरीका नहीं है। सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें टाइम ट्रैवल करना होगा और वहां जाना होगा, उसी समय में जाना होगा। जिस समय में तुम्हारे पिता फंसे हुए हैं उसी समय में जाना होगा, और जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा, क्योंकि प्रोफेसर वहां 72 घंटे के लिए हैं। अगर और देर की गई तो प्रोफेसर को हमेशा के लिए वहीं रहना पड़ेगा। यास को छोड़कर बाकी सभी, यानी क्रिस, केट, फ्रांसवा और मारेक वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उनके साथ गॉर्डन और उसके 2 साथी भी जाते हैं। लेकिन जाने से पहले रहस्यमय ढंग से ठंडे स्वर में डोनिकर कहता है कि अगर तुम लोग वहां डेरिक नाम के किसी व्यक्ति को देखो तो उसे खत्म कर देना। हैरानी की बात है कि आखिर डोनिकर ने डेरिक के बारे में क्यों कहा और क्यों उसे देखते ही खत्म कर देने को कहा। तो खैर, वे कपड़े बदलते हैं और टाइम ट्रैवल। पहले उन्हें एक तरह का लॉकेट जैसा कुछ दिया जाता है। कहा जाता है यह एक मार्कर है जिसकी मदद से वे देख सकते हैं कि 6 घंटे में उनके पास कितना समय बचा है। यह एक घड़ी की तरह है और इस यंत्र में एक खास स्विच भी है। वे इस स्विच की मदद से फिर से वर्तमान समय में लौट सकते हैं। वे सभी मिलकर उस टाइम ट्रैवल मशीन में चढ़ते हैं और धीरे धीरे सारी गतिविधियां बंद हो जाती हैं। ऊपर से एक तेज रोशनी उन पर पड़ती है, जिससे उनके शरीर हाथ पैर जैसे झुलसने लगते हैं। वे एक अजीब सी पीड़ा महसूस करने लगते हैं।
अचानक वे चारों ओर रोशनी की चमक देखते हैं। मशीन के अंदर सभी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है जब मशीन के नीचे जो पैलेट था वहां सब गिरकर बेहोश हो जाते हैं और कुछ ही देर में जैसे सब वहां से गायब हो जाते हैं। जब उनकी होश वापस आती है तो वे देखते हैं कि वे एक नदी के बीच में आ गिरे हैं। बड़ी मुश्किल से वे तैरकर किनारे पर आते हैं, लेकिन किनारे पर आने के बाद जंगल के दूसरी ओर से कोई एक व्यक्ति तेजी से चिल्लाते हुए दौड़ता है, जल्दी छुपो, और भागता चला जाता है। 1 बजे ढलान वाली जगह पर खड़े होकर वह छुप जाता है और क्रिस, ग्रेट और मारेक किसी और जगह जाकर छुप जाते हैं। मारेक जहां छुपा था वहीं उसकी मुलाकात उस फ्रेंच लड़की से होती है जिसने जंगल में उन्हें सतर्क किया था। थोड़ी देर बाद जब स्थिति शांत हो जाती है तो वह फ्रेंच लड़की उन्हें जंगल के रास्ते कैसल गार्ड ले जाती है, लेकिन गॉर्डन के बाकी 2 साथियों में से एक को एक अंग्रेज सिपाही तलवार से मार डालता है और कुछ देर बाद दूसरे एक अंग्रेज ने एक और साथी की पीठ में 1 बजे तीर मार दिया, जिससे वह ग्रेनेड गिरा देता है। लेकिन जैसे ही उसके सीने में एक और तीर लगता है वह उस मार्कर का बटन दबा देता है और वर्तमान में लौट जाता है और उसके साथ उसका शरीर भी फिर से उसी टाइम मशीन में वापस आ जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश उसके हाथ में जो ग्रेनेड था वह जंगल में न फूटकर टाइम मशीन के अंदर फट जाता है, जिससे टाइम मशीन समेत चारों ओर सब कुछ तहस नहस हो जाता है। यास ये सब देखकर हैरान रह जाता है और पागलों की तरह बार बार एक ही सवाल पूछता रहता है, अब प्रोफेसर और उसके दोस्त कैसे वापस आएंगे, क्योंकि टाइम मशीन तो खराब हो गई है। डोनिगर उसे बताता है कि उन्हें फिर से टाइम मशीन को ठीक करना होगा और ऐसा करने के लिए उनके पास 6 घंटे में से अब सिर्फ 5 घंटे 27 मिनट बचे हैं। लेकिन डॉक्टर उसे साफ साफ बता देता है कि देखो, मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। मैं साफ कह रहा हूँ कि उस मशीन के साथ सब खत्म हो गया। बहुत मुश्किल से मैंने एक टाइम मशीन बनाई थी। अब अगर इस मशीन को ठीक करने में 6 घंटे से ज्यादा समय लग गया तो उनके मार्करों की मियाद भी खत्म हो जाएगी और मुझे शक है कि वे कोई भी मार्कर लेकर वर्तमान समय में वापस आ पाएंगे या नहीं। और अगर मार्करों की मियाद खत्म हो जाती है तो वे फिर कभी इस वर्तमान समय में वापस नहीं आ पाएंगे। ये बातें सुनकर उसे एहसास हो जाता है कि वह बहुत साफ साफ समझ पा रहा था कि जो लोग टाइम ट्रेवल करके 13वीं सदी में गए हैं उनका वापस आना लगभग नामुमकिन है। उधर देखा गया कि उस दिन कैसल गार्ड में बहुत सारे अंग्रेज सैनिक थे, क्योंकि उसी दिन लेडी क्लेयर को फांसी दी गई थी और फ्रांस में अंग्रेजों का आमने सामने युद्ध चल रहा था। तो वहाँ के कुछ अंग्रेज सैनिकों को देखकर वे भागने लगे। अंग्रेज सेना ने उन्हें पकड़ लिया और सेना प्रमुख लॉर्ड ओलिवर के पास ला रोग महल में ले गई। इन लोगों में से फ्रांसुआ चूंकि फ्रांसीसी था, अब वे सोचते हैं कि शायद वह कोई फ्रांसीसी जासूस है और इस अपराध के लिए उसे मार डालते हैं और बाकी लोगों को महल की अटारी में ले जाते हैं। वहीं प्रोफेसर को भी बंदी बनाकर रखा गया था, लेकिन उनके पास टाइम ट्रैवल का मार्कर था। उसे इस्तेमाल करने के लिए उन्हें वहां से बाहर निकलना जरूरी था, इसलिए केट भूसे की छत की दरार से बाहर निकलती है। दूसरी ओर जाकर बड़ी मुश्किल से दीवार के सहारे नीचे उतरती है और खिड़की से अंग्रेज सैनिकों के पास पहुंचती है जहां वे थे। वह कमरे में घुसती है और एक सैनिक को पास रखी तलवार से मारकर खत्म कर देती है। तभी वहां दूसरे सैनिक आ जाते हैं और केट अटारी का दरवाजा खोल देती है। मारेक, क्रिस और गॉर्डन मिलकर वहां मौजूद अंग्रेजों को मार देते हैं। जब सब बाहर की ओर भागने लगते हैं तो मारेक उन्हें बताता है कि वह थोड़ी देर बाद आएगा, क्योंकि अटारी में रहते हुए उसने खिड़की से उस फ्रांसीसी लड़की को देखा था जिसने उन्हें कैसल गार्ड में आने में मदद की थी। अंग्रेजों ने उसे एक और कमरे में बंद कर रखा था। मारेक तय करता है कि वह उस लड़की को यहाँ से लिए बिना किसी भी हालत में नहीं जाएगा। वह उस कमरे के सामने पहरा दे रहे अंग्रेज सैनिक को तीर मारकर मार देता है और तभी वहाँ डेकेरा नाम का एक सैनिक आ जाता है। मारेक किसी तरह अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन बाहर से डेकेरा वह दरवाजे को कुल्हाड़ी से तोड़ना शुरू कर देता है और अंदर वह फ्रांसीसी लड़की और मारेक बड़ी मुश्किल से कमरे की दीवार तोड़कर बाहर निकलते हैं और नदी की ओर भागते हैं। तभी किराक को देखा जाता है जो सभी सैनिकों को लेकर उनके पीछे दौड़ता है। उधर गॉर्डन देखता है कि मार्कर का बटन दबाने के बावजूद भी उनके किसी भी मार्कर ने काम नहीं किया। भला काम करेगा भी कैसे, क्योंकि डोनिगर ने तो अभी तक टाइम मशीन ठीक ही नहीं की है। उधर देखा जाता है कि मारेक के मन में उस फ्रांसीसी लड़की के लिए एक कोमल भावना जाग गई है। वह उसे चाहने लगा है। लेकिन जैसे ही वे नदी के उस पार पहुंचते हैं, मारेक देखता है कि उस फ्रांसीसी लड़की को देखकर कई फ्रांसीसी सैनिक दौड़कर आते हैं और उसे डैम क्लेयर कहकर संबोधित करते हैं, यानी यही वह लेडी क्लेयर है जिसे फांसी दी जानी थी। यह जानकर मारेक हैरान रह जाता है, जिसके बारे में वह अब तक इतिहास की किताबों में पढ़ता आया था, जिस पर उसने इतनी रिसर्च की थी, वही लेडी क्लेयर। उसकी आंखों के सामने 13वीं सदी की लेडी क्लेयर खड़ी है। लेकिन ठीक उसी समय वहां अंग्रेज सैनिक आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन फ्रांसीसी सैनिक उन्हें बचा लेते हैं। इसके बाद वे उन्हें अपने नेता आर्नेट के पास ले जाते हैं। वे आर्नेट की बहन लेडी क्लेयर को बचाने के बदले में एक घोड़ा और कुछ हथियारों की मांग करते हैं। हालांकि अंग्रेज सैनिकों को देखा जाता है कि वे छुपकर उन पर नजर रख रहे थे, इसलिए कुछ देर बाद
जैसे ही मौका मिलता है अंग्रेज आर्नेट की सेना पर हमला कर देते हैं और मारेक को पकड़ लेते हैं। साथ ही मारेक के गले से मार्कर कार्ड भी निकाल लेते हैं। उधर मार्कर काम न करने के कारण केट, क्रिस, प्रोफेसर और गॉर्डन एक छोटे से कमरे में छुपे हुए थे, लेकिन अंग्रेज वहां से भी उन्हें ढूंढ निकालते हैं। हालांकि प्रोफेसर और गॉर्डन को पकड़ लिया जाता है, लेकिन केट और क्रिस वहां से भाग निकलते हैं। और इस बार जब मानेक की आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसे भी प्रोफेसर और गॉर्डन के साथ कहीं ले जाया जा रहा है। कौन ले जा रहा है? डैकेरा। इसी समय एक चौंकाने वाली बात सामने आती है जिसे अब तक सब डैकेरा कह रहे थे। उसका असली नाम डेरेक है और यही वही डेरेक है जिसे देखते ही मार डालने का आदेश डॉनिकर ने दिया था। अब डेरेक अपना परिचय देता है। परिचय देने के बाद वह कहता है, तुम लोग कितने स्वार्थी हो गॉर्डन, तुम लोगों ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा और बिना कोई बात बढ़ाए आकर गॉर्डन को मार डालता है। फिर वह मारेक और उसके साथियों को बताता है कि वह डॉनी गार्ड जो तुम्हें टाइम ट्रेवल कराकर यहाँ भेज रहा है असल में एक शैतान है और लोगों को धोखा दे रहा है। जो टाइम टेबल मशीन है वह हमारे शरीर को पूरी तरह टुकड़ों में काटकर यहाँ भेजती है और उसी तरीके से वह हमें फिर से वापस भी ले जाता है और उस टाइम ट्रैवल करने वाली मशीन के जरिए टाइम ट्रैवल करते समय हमारे शरीर के जो छोटे छोटे हिस्से बंट जाते हैं वे जब दोबारा जुड़ते हैं तो ठीक से नहीं जुड़ पाते। इसी वजह से हमारे शरीर के कुछ अंग बहुत कमजोर हो गए हैं। इसका नुकसान हमें डॉन को हो रहा है। इस प्रक्रिया से जो लोग 2312 में टाइम ट्रैवल कर चुके हैं वे एक समय के बाद मर जाते हैं। जैसे कि टप टप जिसे फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था, उसने भी कई बार इसी तरह टाइम ट्रैवल किया था और इसके कारण उसके शरीर के अंग पूरी तरह से कमजोर हो गए थे और आखिरकार उसकी मौत हो गई। डेरेक कहता है कि अगर मैं फिर से वापस जाने की कोशिश करूंगा तो मेरा भी वही हाल होगा और यहाँ से यह समझ में आता है कि डेरेक इस समय का इंसान नहीं है। डेरेक टाइम ट्रैवल करके यहाँ आया था और उसे डोनिगर ने भेजा था। ये सब बातें सुनकर मारेका और प्रोफेसर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वे हैरान रह जाते हैं यह सोचकर कि डोनिगर सबको धोखा दे रहा है। इसी वजह से डोनिगर ने डेरेक को मारने का आदेश दिया था ताकि डेरेक टाइम ट्रैवल की इन भयानक सच्चाइयों को किसी के सामने न ला सके। खैर, केट को पता था कि चूंकि वे लोग कैसल गार्ड पर रिसर्च कर रहे थे इसलिए उन्हें यह भी पता चल गया था कि यहाँ एक ऐसा आश्रम है जिसके अंदर से ला रोग महल तक जाने के लिए एक सुरंग है। वे उस आश्रम में जाते हैं और देखते हैं कि यही वह जगह है, वही जगह जहाँ वे रिसर्च कर रहे थे फिल्म की शुरुआत में, यानी वह गुफा 600 साल बाद भी बिल्कुल वैसी ही रहेगी। केट और क्रिस ठीक उसी जगह पर आते हैं और देखते हैं कि वहाँ अब भी प्रोफेसर का चश्मा और चमड़े में लिपटे कागजात पड़े हैं और सामने देखते ही केट को वही नक्शा दिखाई देता है, वही नक्शा जिसे उन्होंने वर्तमान समय में गुफा के अंदर टूटा फूटा देखा था। अब वे समझ जाते हैं कि जरूर नक्शे के पीछे ही उस सुरंग का दरवाजा है, उस नक्शे को तोड़ना होगा। और चूंकि वे नक्शे को तोड़ने वाले हैं इसलिए भविष्य में जाकर वही नक्शा टूटा हुआ ही मिलेगा जैसा कि उन्होंने पाया था। वे समय बर्बाद किए बिना नक्शा तोड़ना शुरू कर देते हैं और सच में देखते हैं कि उसके अंदर एक सुरंग है। तुरंत ही वे आर्नोल्ड को खबर देने के लिए कहते हैं क्योंकि अगर एक बार महल के अंदर घुस जाएं तो अंग्रेजों को हराना फ्रांसीसियों के लिए और भी आसान हो जाएगा। इस बीच महल के सामने लड़ाई शुरू हो चुकी है। हालांकि साफ तौर पर अंग्रेज युद्ध में काफी आगे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि वे महल के अंदर थे जहां से वे बाहर क्या हो रहा है, कब फ्रांसीसी क्या कर रहे हैं, यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते थे। और ठीक उसी समय लेडी क्लेयर, जिसे उन्होंने पहले ही वहां कैद कर लिया था, उसे फांसी पर लटकाने के लिए लाया जाता है। लेकिन मानिक कहता है कि मैं यह किसी भी हालत में होने नहीं दूंगा, अगर इसके लिए इतिहास को बदलना पड़े तो मैं वही करूंगा। ठीक उसी समय वह हाथ में एक मशाल लेकर आता है जहां महल के सारे हथियार रखे जाते थे और उस जगह के सामने दौड़कर चिल्लाता है कि अगर लेडी क्लेयर को छोड़िए, मैं आप लोगों के सारे हथियार जला दूंगा, आग लगाकर सब उड़ा दूंगा। इसके बाद भी जब अंग्रेजों ने क्लेयर को रिहा नहीं किया तो मारेक ने उन अंग्रेजों के शस्त्रागार में आग लगा दी। वहां बहुत सारे विस्फोटक पदार्थ थे और पल भर में एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। एक तरफ क्रिस और केट उस सुरंग से कुछ दूर तक पहुंचने के बाद देखते हैं कि वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इतने में आना वहां पहुंच जाती है और सुरंग के बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। वह देखकर क्रिस और उसके साथियों को अंग्रेजों के लोग समझकर मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी शस्त्रागार में हुए विस्फोट के कारण सुरंग के बाहर जाने वाला जो बंद रास्ता था वह खुल जाता है। आना महल के अंदर घुस जाती है और उसके सैनिक क्लियर को फांसी से बचा लेते हैं। इसके बाद टेट और प्रोफेसर मिलकर महल के सारे दरवाजे खोल देते हैं जिससे सैकड़ों फ्रांसीसी सैनिक अंदर आने लगते हैं और क्रिस और आर्नट मिलकर ओलिवर का अंत कर देते हैं। लेकिन जब मारेक क्लेयर के पास जाता है वहां डेरेक उर्फ डिकेरा आ जाता है। जब डिकेरा मारेक को मारने की कोशिश करता है तो दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है।
एक समय हाथापाई में डिकेरा की तलवार के वार से मारेक का एक कान कट जाता है और वह समझ जाता है कि वर्तमान समय में उसने एक ऐसी खुदी हुई मूर्ति देखी थी जिसका एक कान था और दूसरा कान नहीं था। ऐसा एक वीर था जो अपनी पत्नी के साथ कब्र में लेटा हुआ था। यह बात किसी और को नहीं पता थी। यह बात सिर्फ मारेक की अपनी थी और उसकी पत्नी यानी लेडी क्लेयर के साथ ही वह कब्र में दफनाया गया था। कई लड़ाइयों के बाद मारेक ने डिकेरा के पेट में तलवार मारकर उसे मार डाला और फिर उसकी क्लेयर से मुलाकात होती है। सारी लड़ाइयां खत्म हो जाने के बाद क्रिस मारेक से कहता है, चलो हमारे साथ चलो। मारेक कहता है, मैं सब कुछ समझ गया हूँ, अब मेरे लिए वर्तमान समय में लौटने का कोई काम नहीं है, इसलिए मैं अब वापस नहीं जाना चाहता। मैं यहाँ क्लेयर के साथ रहूंगा। दूसरी ओर मशीन को डॉक्टर स्टीवन ने ठीक कर ही लिया था। वह मशीन केवल 81% तक ही ठीक होती है, जिससे डोनिगर उन्हें वापस लाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर उनके अंग प्रत्यंग सही से नहीं जुड़ते तो वे फंस सकते हैं। डॉक्टर स्टीवन हालांकि किसी भी तरह से जो लोग टाइम ट्रैवल कर चुके हैं उन्हें वापस लाना चाहता है। डोनिगर डॉक्टर स्टीवन को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। उसकी गर्दन में चोट लगती है और वह बेहोश हो जाता है, लेकिन यह जबरदस्ती मशीन को चालू कर देता है क्योंकि वह देखता है कि 6 घंटे पूरे होने में अभी भी 1 मिनट बाकी है, यानी जो लोग टाइम ट्रैवल कर चुके हैं उनके वापस आने की संभावना है। डोनिगर मशीन को नष्ट करने के लिए उठ खड़ा होता है। ठीक उसी समय क्रिस महल से बाहर आकर उस मार्कर के बटन को दबा देता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, मशीन के सारे काम बंद हो जाते हैं और क्रिस और उसके साथी वर्तमान में वापस आ जाते हैं और अतीत में जो अंग्रेज सैनिक डोनिगर का पीछा कर रहे थे उन्हें देखा जाता है कि वे महल के सामने पहुंचते हैं, लेकिन डोनिगर के पास मार्कर न होने के कारण वह कुछ भी नहीं कर पाता। वह तलवार के वार से मारा जाता है और क्रिस और उसके साथी वर्तमान में लौट आने की खुशी में जश्न मनाने लगते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि क्रिस और केट अब प्रोफेसर के साथ मिलकर पुरातत्व का काम करते हैं और वह कान कटी हुई मूर्ति जिसे मारे ने खुदाई करके निकाला था उस स्मारक को ढूंढ निकालते हैं। केट उसमें लिखा हुआ पढ़ती है, मैं आंद्रे मारेक हूँ और अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ बहुत सुखी जीवन बिताया है। मेरे वे सभी दोस्त जो घर सही सलामत लौट सके उन्हें बधाई।